मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन मंच पे स्वागत है। मैं उदित सर आप लोगों का बजट के सेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और अब हम पार्ट 3 यानी कि जो बजट का जो फाइनल पार्ट होगा, यानी कि जो पार्ट 3 होगा, के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये बात मेंशन करी गई है कि बजट इज कंसर्न विद द 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि बजट जो होता है वो कंसर्न होगा, मतलब बनता है एक प्रकार से 3 वित्तीय वर्ष के मामलों से। 3 ऐसे फाइनेंशियल ईयर होते हैं जिसमें बजट की बात करी जाती है। मतलब वैसे देखा है तो बजट आगामी वित्तीय वर्ष का एक प्रेडिक्शन कहलाएगा, लेकिन बजट बनाने की यानी कि बजट के मेकिंग प्रोसेस में कुल ऐसे 3 फाइनेंशियल ईयर को सरकार एसेस करती देखती है। तो उन 3 फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं वो कौन कौन से 3 फाइनेंशियल ईयर है ये चीज। तो ऐसे 3 वित्तीय वर्ष के बारे में बजट में डिस्कशन किया जाता है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, इसमें से दोस्तों सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर हैं, दी फाइनेंशियल ईयर्स आर दीज आर 3 फाइनेंशियल ईयर। बेसिकली 3 वित्तीय वर्ष के बारे में यहाँ पे एडिशन किया जाएगा। बजट बनाने की प्रक्रिया में 3 ऐसे फाइनेंशियल ईयर को चर्चा की जाएगी, जिसमें से ये फाइनल डेटा है ना, एक अंतिम डेटा होता है, फाइनल डेटा ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनल डेटा ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के जो अंतिम आंकड़े, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष का मतलब जैसे इस बार जो बजट बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी वो 2024-25 के अंतर्गत है, यानी कि 2024-25 के अंतर्गत बजट का प्रोसेस मेंशन किया गया, जो 2024-25 चल रहा है। जब ये बजट बना होगा 24-25 का, तो उसके पहले जो करंट ईयर चल रहा होगा, यानी कि चालू वित्तीय वर्ष चल रहा होगा, वो 2023-24 होगा। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में ही 24-25 का प्रेडिक्शन आपके सामने आ चुका था, जो अभी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया 24-25, है ना, पिछले महीने से। और जो उस 23-24 के पहले जो वित्तीय वर्ष था वो अंतिम डेटा था उसके, मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपका है 2022 और 2023, ठीक है ना, 2022-23 है ना, ये पिछला वित्तीय वर्ष के आंकड़े ये मेंशन किए गए 2022-23 के संबंध में। और इसके अलावा ये चालू वित्तीय वर्ष यानी कि रिवाइज्ड डेटा ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब बच्चों ये कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 2023-24 चल रहा था उस टाइम पर, चालू वित्तीय वर्ष, यानी कि जब ये 1 फरवरी को बजट आया था, तो 1 फरवरी को 2023-24 का समय था ना। तो रिवाइज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो रिवाइज का मतलब, इसको अगर मैं हिंदी में व्यक्त करता हूँ तो चालू वित्तीय वर्ष है ना, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित संशोधित आंकड़े है ना, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़े। और इसको अगर हिंदी में बात करते तो ये लिखा हुआ है बच्चों, ये पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े। पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े मतलब हो जाएगा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसके फाइनल डेटा सरकार तैयार कर चुकी होगी, उसमें जो भी इनकम एक्सपेंडिचर का डेटा होगा सारा डेटा सरकार के पास होगा। तो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़ों की बात करी जाएगी। और चालू वित्तीय वर्ष में हो सकता है कि भाई सरकार को लगे ऐसा कि ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़े, या बजट जो बना था उसमें कहीं ना कहीं पैसे की कमी पड़ रही है, और पैसा ऐड करने की जरूरत है ना। ये जो संशोधित का मतलब हो जाएगा जैसे कि दिसंबर का समय है या अक्टूबर का समय है, और इस पूरे
समय के लिए दिसंबर अक्टूबर से लेकर के आपका 31 मार्च तक के लिए कोई भी अमाउंट है अगर बच्चों, तो ये अगर एडिशन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि उस बजट में संशोधित करने की जरूरत है जो चालू वित्तीय वर्ष चल रहा होगा, है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष चलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो संशोधन करने के मामले में बच्चों याद रखिएगा जो वर्ष कहलाएगा वो चालू वित्तीय वर्ष कहलाएगा। और इसमें इसमें जो बात इसमें मेंशन करी जाएगी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, वो एस्टिमेटेड डेटा ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। एस्टिमेटेड का मतलब बच्चों आ जाएगा यहां पर कि आगामी वित्तीय वर्ष के, आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़े, आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़ों की बात करेगी। मतलब ये कि जब सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय बजट के बारे में जो एक प्रकार से थिंक टैंक रख रहा होगा, इसमें 3 ऐसे वित्तीय वर्ष के बारे में अप्रोच रख रहा होगा, जिसमें से जो वित्तीय वर्ष हैं इनमें से आपका ये चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़े और पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े, आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़े ना। यानी कि ये जो आप बजट 2024-25 की अगर बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25, ये 24-25 आपका एस्टिमेटेड कहलाएगा, यानी कि इसका संशोधित तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कहीं कि सरकार अनुमान लगा सकती है कि भाई 24-25 के वित्तीय वर्ष में इतना पैसा खर्च होगा, यानी कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है 24-25 के वित्तीय वर्ष में। तो इस बारे में ये चीज पता चलती है कि जो आगामी वित्तीय वर्ष है वो हमारा कैसा होता है क्लास, ये अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बजट हमेशा अनुमानित आंकड़ों के अंतर्गत ही आता है। जबकि हम संशोधन की बात करते हैं, संशोधन किसमें हो सकता है, चालू वर्ष में। और एक बात और भी होती है, जब सरकार जारी करती बच्चों ये आपका, इसको बोला जाता है आपका वार्षिक आर्थिक सर्वे ना। जब सरकार, एक तरीका होता है क्लासेस को बोलते हैं वार्षिक आर्थिक सर्वे, ये लिखा है बच्चों, ये वार्षिक आर्थिक सर्वे ना। वार्षिक आर्थिक सर्वे सरकार जब जारी करती है, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों ये एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू है ना। एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू जब सरकार जारी करती है तो उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू सरकार जारी करती है जब, तो इस एनुअल फाइनेंशियल रिव्यू का मतलब हो जाएगा ये कि तो बोला जाएगा इकोनॉमिक रिव्यू है ना, एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू। तो ये जो एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू आता है, मतलब बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले आता है, ये जो आपका एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू आएगा ना, ये आएगा बच्चों 31 जनवरी को आएगा। और इसके बाद जो बजट आएगा वो आपका 1 फैब को आएगा ना। तो 1 फैब का मतलब हो जाएगा ये केंद्र सरकार का बजट ये कहलाएगा, और ये केंद्र सरकार का कहलाएगा आर्थिक सर्वे ना। आर्थिक सर्वे का ये दिन कहलाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा कि जो आर्थिक सर्वे आएगा वो हमेशा चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही सरकार प्रस्तुत करती है। सरकार ये देखती है, ये बताती है कि हमने फिलहाल जो आपका ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक के लिए, मतलब आएगा तो ये फिलहाल फरवरी में आएगा, सॉरी जनवरी में आएगा, 31 जनवरी का आएगा। लेकिन उस टाइम पे वित्तीय वर्ष क्या चल रहा था क्लास, 23-24 चल रहा था। तो चालू वित्तीय वर्ष के रूप में ही आर्थिक सर्वे आता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि आर्थिक सर्वे जो होता है वो कौन से वित्तीय वर्ष के लिए आता है, तो इसका जवाब आएगा आर्थिक सर्वे हमेशा चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही आता है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही आर्थिक सर्वे आता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो बजट में कुल मिलाकर के यही ऐसे वित्तीय वर्ष होते हैं जिनका कंसर्न सरकार करती है। इन वित्तीय वर्ष को लेकर के ऐसा ऐसा समझती है कि बजट बनाने के लिए हमें 3 वित्तीय वर्ष को डेटा को लेके चलना होगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्लास और भी
दे सकते हैं इसमें बच्चों की, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी कंपनी का बजट बनाना है अगर, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये बताओ कि पिछली बार जो एमडी एंड सीईओ थे उनका रिकॉर्ड क्या था, ठीक है ना। हमने जिनको रिप्लेस किया हुआ है जस्ट अभी, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, या वर्तमान में जो हमारी कंपनी है उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, वो इस चीज को देखते हैं चालू समय के लिए, वर्तमान के समय के लिए। और इन यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष, वर्तमान के वित्तीय वर्ष, इन दोनों को मिला करके आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, मतलब अनुमान लगाने की बात करते हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में कुल मिलाकर के 3 वित्तीय वर्ष का एडिशन किया गया। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कंप्लीटली, ठीक है ना, ये चीज है। आप लोगों से ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत के कौन है क्लास मुख्य आर्थिक सलाहकार। इस बात को बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि हु इज द करंट द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री, ठीक है, इस बात को आप लोग को मेंशन करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ टैक्स की बात करें, यहाँ पर यानी कि बजट में कौन कौन से प्रकार के टैक्सेस होते हैं, तो इसमें से बजट में जो टैक्सेस की बात करेंगे जिसमें से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स का यहाँ पर एग्जांपल्स दिया गया, इसके बारे में डिटेल वाइज और भी ये मेंशन किया गया, देखिए ये डिटेल वाइज ये मेंशन किया गया है ना, ये चीज तो डिटेल वाइज ये कंप्लीटली मेंशन किया गया, हिंदी में भी बताया गया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, लिखा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसे कर जो किसी व्यक्ति या संस्था की आय पे लगाए जाएंगे, और इन करों का हस्तांतरण यानी कि इन करों का ट्रांसफर फिलहाल उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी एक ऐसी बॉडी है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एक ऐसी बॉडी है जो इन प्रकार के करों का कलेक्शन करती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। अब इनमें से जो डायरेक्ट टैक्स जिसमें से याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इनकम टैक्स, एक इंपॉर्टेंट टैक्स यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी कि जो इनकम टैक्स होगा वो आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। एंड सेकेंडरी कॉर्पोरेशन टैक्स एक ऐसा कर कहलाएगा तो किसी कंपनी के नेट इनकम पे, नेट इनकम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर जब कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज को पे आउट कर देती है, उसके पास जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा होता है, इस अमाउंट को बोलते हैं उस कंपनी की नेट इनकम। यानी कि कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को बिजली का खर्चा, ठीक है ना, और ऐसी कई सारी लायबिलिटीज को पेड कर देती है, इसके बाद जो उसके पास पैसा बचेगा, इस पैसे को बोलते हैं बच्चों यहाँ पर नेट इनकम ऑफ ए कंपनी, ठीक है ना। नेट इनकम पे लगने वाले कर को बोला जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कलेक्ट करने के बाद केंद्र सरकार ये पूरा पैसा राज्यों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है ना। ऐसा कौन से प्रकार का कर है जो सबसे ज्यादा आय देता है, कि सबसे तो ज्यादा इनकम प्रेजेंट करता है, इनकम को अकॉर्ड करता है, वो आपका बच्चों याद रखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स होगा जो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की आय का हिस्सा कहलाता है, ठीक है ना। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स को फिलहाल ये सरचार्ज से रिप्लेस कर दिया गया। इनहेरिटेंस टैक्स राजीव गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो बोलते उत्तराधिकारी कर बोलते हैं, या विरासत कर इसको बोल सकते हैं ना, विरासत कर इसको बोलते हैं बेसिकली, है ना। अभी कुछ समय पहले विरासत कर के बारे में तमाम सारी चर्चा चल रही थी मीडिया में, ठीक है ना, न्यूज में। मतलब हो जाएगा विरासत कर का मतलब हो जाएगा कि जो हमारे एंसेस्टर्स अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी को छोड़ जाते हैं और उनके जो भी जनरेशन होते हैं उनको फिलहाल ये टेक केयर कर लेती है उसको। सरकार ऐसा बोलती है कि भाई इस पे कुछ यानी जो भी इसका अमाउंट है, इस अमाउंट को कुछ पैसा हमारे पास एज ए टैक्स के रूप में दीजिएगा, इसको बोलते हैं फिलहाल तो विरासत कर। गिफ्ट टैक्स एक ऐसा कर कहलाएगा जो 50,000 रुपए से ऊपर का, अगर कोई भी व्यक्ति अगर 50,000 रुपए से ऊपर का अगर कर, ऊपर का अगर मान लीजिए गिफ्ट दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो 50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का 18 से 37% कर अनिवार्य होगा, और इस कर को फिलहाल किसी व्यक्ति के इनकम में ही ऐड कर दिया जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को गिफ्ट मिला हुआ है, एक वर्ष में मान लीजिए किसी को 50 गिफ्ट मिल गए, 50 जगह से उनको गिफ्ट मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इनडायरेक्टली उसकी इनकम बढ़ी जा करके। मतलब हो जाएगा ये कि इनकम में ही गिफ्ट टैक्स को ऐड कर दिया जाएगा। 50,000 रुपए से ऊपर का अगर ये कोई गिफ्ट है, उस पर 18 से 37% तक का टैक्स लेने वाले व्यक्ति को पे करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम टैक्स ले रहे हैं, सॉरी, हम अगर गिफ्ट ले रहे हैं अगर, तो हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक बार गिफ्ट टैक्स को भी जारी किया था ना, इस तो गिफ्ट टैक्स भी इनकम का पार्ट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसे कर कहलाएंगे जिन करों का फिलहाल ट्रांसफर नहीं कर सकते, जहां पे इनकम का सोर्स होगा वहां पे वो कर लगेंगे, प्रत्यक्ष कर में इसको बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने पैसे जमा किया हुआ है बैंक में, और मेरा पैसे जमा करने में बहुत सारा ब्याज अगर बन रहा है, तो इस ब्याज पे भी कहीं ना कहीं क्या कर लगेगा क्लास, इस ब्याज में भी टैक्स लगेगा, इसको बोला जाएगा ब्याज कर ना, ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स की बात यहाँ पे करी जा रही है, जिसमें सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैलिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन सारे करों को, मतलब अप्रत्यक्ष कर एक ऐसे कर कहलाएंगे जिसमें हमें सरकार हमें उत्पादन के सिनेरियो से जोड़ करके टैक्स हम पे लगाती है ना। मतलब ये कि अगर मान लीजिए हम कोई, हमारे लिए कोई सर्विस क्रिएट करी गई है, हमारे लिए कोई प्रोडक्शन किया गया है, तो उसके प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे, उस उत्पादन से जो उत्पाद निकलेंगे, उनको फिलहाल सर्विस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जिन जिन प्रकार के करों से गुजरना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, उस फाइनल प्रोडक्ट को, वो भी सारे कर फिलहाल तो उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। अप्रत्यक्ष कर एक ऐसे प्रकार के कर कहलाएंगे जो व्यक्ति पे नहीं लगेगा, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पर इन प्रकार के गुड्स को, इन प्रकार के टैक्सेस को लगाया गया है। अप्रत्यक्ष कर एक ऐसे कर कहलाएंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे को मिला करके अप्रत्यक्ष कर के रूप में इनको जानते हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर के लिए फिलहाल जो कलेक्शन करता है बच्चों, याद रखिएगा, वो करता है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इज द नेम ऑफ बॉडी टू कलेक्ट द इनडायरेक्ट टैक्स। इसका भी हेडक्वार्टर बच्चों याद रखिएगा न्यू दिल्ली में, याद रखिए। चलिए कुछ बातें और आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, पता है जब हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो सिर्फ कर के बारे में ये समझते थे कि हाँ कर लगता है, टैक्स लगता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, तो वैसे वैसे समझ में वाकई यार टैक्स इतने सारे लगते हैं, है ना। अगर सोचो टैक्स अगर ना हो, अगर सरकार की इनकम कहाँ से आ जाएगी ना। सरकार मिला करके बड़ा, मतलब इनकम ही नहीं, वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगा एक प्रकार से। तो जब भी हम कोई गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। हम अगर अर्निंग्स कर रहे हैं कहीं भी, तो सरकार टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से ये लग रहा है कि नहीं, कि लगता है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। कि अगर कोई बोले कि नहीं सरकार को घाटा हो रहा है 30, तो नहीं कह सकती सरकार को घाटा हो रहा है। भाई सरकार आपके ऊपर वेलफेयर कर रही है, अगर सरकार वहां पे वेलफेयर कर रही है, इधर टैक्स लगा करके आपसे वो सारा पैसा रिकवर कर लेती है। सरकार के पास पैसे की कमी कभी नहीं होती। ये सब चौचलेबाजी होती है कि सरकार को घाटा हो गया है सब। चलिए डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं। देखिए प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर कहलाएगा जो लिखा है इसमें, देखिए आप लोग इसको कर सकते हो, लिवाइड ऑन द पीपल एंड एंटिटीज, यानी कि ये जो स्पेशली जो कर है, ये किसी व्यक्ति पे लगाने की बात करी गई और किसी कंपनी पे इस पर लगाया जाएगा। आर टिपिकली प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनेट टू द टैक्स पेयर इनकम और एसेट, यानी कि एक प्रकार का एक ऐसा कर कहलाएगा जो एक प्रकार से समांतर रहता है, अनुपातिक कहलाएगा, जिसमें व्यक्ति की इनकम पे लगाया जाएगा। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई ये प्रोग्रेसिव कर होगा, मतलब ये कि जहां जहां जिस जगह पर अगर ये इनकम अर्न हो रही होगी वहां पे टैक्स लगेगा, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोला गया। कंसीडर ए प्रोग्रेसिव टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब इस कर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। द टैक्स इज बॉर्न बाय द टैक्स पेयर, यानी कि जो टैक्स होगा वो बॉर्न किया जाएगा टैक्स पेयर के द्वारा। इंक्लूड द इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, है ना। चाहे वो आपका संपत्ति कर हो, चाहे वो निगम कर हो, इनकम टैक्स हो, है ना। या यहाँ पर मैं इसको और ऐड कर देता हूँ, तो क्लास यहाँ पर आपका हो जाएगा गिफ्ट टैक्स, यहाँ पर इस मेंशन कर दिया जाएगा गिफ्ट टैक्स हो, या फिर इसके अलावा आपका ब्याज कर हो, इंटरेस्ट टैक्स हो, या फिर इसके अलावा एक और कर होता है जिसको बोला जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स इसको बोला जाएगा। तो ऐसे जो कर होंगे जो लाभांश कर में आ रहे हैं, ठीक है ना, वेल्थ टैक्स में आ रहे हैं, ठीक है ना, एंड इसके अलावा आपका गिफ्ट टैक्स में आ रहा है, वो सारा डायरेक्ट टैक्स का पार्ट कहलाएगा। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो आपका सीबीडीटी है ना। अब इनडायरेक्ट टैक्स का हो जाएगा लिवाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये जो टैक्स होगा हमेशा वस्तुओं और सेवाओं पे ही लगाने वाला एक कर कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विस पे इसको डिवाइड किया जाएगा। आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कंसीडर अ रेग्रेसिव टैक्स, मतलब इसमें लोग अगर गुड्स एंड सर्विस को यूटिलाइज करते तो वो पैसा दे रही, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स भी सरकार कहीं ना कहीं लगा रही है, तो रिग्रेसिव टैक्स कहलाएगा अपने आप, ठीक है ना। आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर एज रेग्रेसिव टैक्स। ट्रांसफरेबल कैसा कर होगा, ये ट्रांसफरेबल होगा विद कंज्यूमर्स अल्टीमेटली पेइंग द टैक्स, यानी कि इस प्रकार के कर को कहीं ना कहीं एटलीस्ट कौन पे करेगा बच्चों, इस प्रकार के कर को स्पेशली वही पे करेगा, है ना। इस प्रकार के कर को पे करेगा, वो कौन करेगा क्लास, ये कौन है, ये कोई निंजा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है ना, चीज है। तो ये कंज्यूमर है बेचारा, बहुत परेशान होता है जब इन प्रकार के करों को ये पे करता है। सरकार जब भी तुम उसको कंज्यूम करे तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, हमारे लिए ये बनाने के लिए इतने सारे प्लांट मशीनरी का अरेंज किया गया।
तुमने इसको कंज्यूम करना है तो अब पे करोगे, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इसको क्या करेगा, पे करेगा। इन द केस ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, यानी कि जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, टैरिफ्स एंड कॉस्ट ऑफ एम्बेडेड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया वैट, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज एंड टैरिफ्स, है ना, ये चीज हो जाए करके आपका। इसके अलावा सर्विस टैक्स, सेल टैक्स वगैरह वगैरह। देखिए ऐसा होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए कि मुझे बिस्किट बनाने हैं, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि भाई सनफीस्ट का एक रेडी करना है, और इसको बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने बोला कि भाई एक फैक्ट्री हमारे पास है जिसमें करीब 50 क्विंटल गेहूँ को मैंने परचेज़ किया हुआ है। 50 क्विंटल गेहूँ को परचेज़ करने के बाद वो सारा जो वीट है वो एमपी से मैंने उस वीट को मंगाया हुआ है, किसी राज्य से मंगाया हुआ है। मुझे वहाँ से मंगाने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक राज्य से किसी अन्य राज्य में जाएगा, तो सीमा शुल्क पे करना पड़ेगा। मैंने टैक्स यहाँ पे नोट कर लिया रजिस्टर में। इसके बाद मैं उस पूरे मटेरियल को अपने फैक्ट्री में ला करके उससे प्रोड्यूस कराऊंगा उसको, यानी कि उसको उत्पादन की प्रक्रिया में ऐड करूंगा, तो मुझे उत्पादन शुल्क देना पड़ेगा। 50 क्विंटल गेहूं के अमाउंट पर मुझे उत्पादन शुल्क भी पे करना पड़ेगा, वो भी मैंने उस रजिस्टर में ऐड कर लिया। इसके बाद जब बिस्किट बन जाएगा सनफीस्ट का, बनने के बाद फिर मैं उसको फिलहाल पैकेजिंग कराऊंगा, तो मुझे अभी मैंने जो बात करी ना फैक्ट्रीज में टैक्स पे करना पड़ेगा, वो एक प्रकार से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं ना, उत्पादन शुल्क जिसको बोलते हैं, वो लगना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैंने उसका पैकेजिंग करा करके फिर मार्केट में लेकर गए, मुझे सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, वो भी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर सर्विस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने सेल्स टैक्स को भी दिया, ठीक है, वो भी मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद सब कुछ प्राइस करने के बाद मैंने ये सोचा भाई कि मैंने जगह 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 पे कर दिए हुए। तो पहले क्या होता था कि जीएसटी के पहले वैट लगता था, तो फिर वैट को भी ऐड कर लिया गया। इन सारे करों को ऐड करके फाइनली बोला कि भाई जो गुड्स हो रही थी 70 रुपए की, अब वो टैक्सेस के बाद हो रही है करीब करीब मान लीजिए 370 या 360 की हो रही, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भाई इसमें एक नॉर्मल तरीके से गुड्स का प्राइस था, लेकिन करों के बाद उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब ये मतलब एक प्रकार से फाइनली प्रोडक्ट जो पहुंच रहा है, वो फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। अगर कंज्यूमर सनफीस्ट को कंज्यूम करेगा, बिस्किट को कंज्यूम करेगा, भाई वो उसको सारे कर जो होंगे जो मैंने रजिस्टर में नोट किए हुए थे, वो सारे कर को मैंने इसको ट्रांसफर कर दिए, कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दिए। फाइनली टैक्स कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए ही ये बिस्किट्स वगैरह रेडी किए गए, ठीक है ना। तो इनको बोला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब हो जाएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से फिलहाल ये टैक्स लगे हुए। लिखा नहीं होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, सभी करों सहित एवं उपकरों सहित ये इसका दाम कहलाएगा। उपकर के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द सीबीडीटी, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। और इसमें ये सब बोला गया कि नितिन गुप्ता जो इसके वर्तमान में इसके हेड है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो इनका कार्यकाल फिलहाल बढ़ाया गया था आपका सितंबर 2030 में, और ऐसा बोला गया था कि जून 2024 तक फिलहाल ये बने रहेंगे। तो 30 सितंबर 2023 में इनके कार्यकालों को बढ़ाने की बात करी गई थी। इनका कार्यकाल अगले महीने यानी कि 30 जून तक रहेगा, किसका, नितिन दास गुप्ता का, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, यानी कि सीबीआईसी इसको कलेक्ट करता है। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो हैं बच्चों संजय कुमार अग्रवाल, है ना। यानी कि सीबीआईसी की चेयरपर्सन कौन है बच्चों, इसका आंसर आएगा संजय कुमार अग्रवाल, सीबीआईसी। और ये है बच्चों आपके सीबीडीटी के ये हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया गया। ये सारा हिंदी में डेटा मेंशन किया गया। संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है ना, जो वर्तमान में सीबीआईसी के प्रत्यक्ष कर के प्रमुख है। नितिन दास गुप्ता फिलहाल तो सीबीडीटी के प्रमुख है। दोनों का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर होते क्या है, ऑलरेडी मैंने इसको समझा दिया आपको, ठीक है ना। ये स्लाइड आपको अच्छे से इसके नोट्स आप लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो करदाताओं की आय पर लगाते हैं, और अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो एक प्रकार से वस्तु यानी कि सेवा या वस्तुओं पर लगाने वाले कर कहलाएंगे ना। का फिलहाल उपभोक्ता भुगतान करना पड़ता है उपभोक्ता को, इनको हस्तांतरित है, ठीक है। और ये गैर हस्तांतरित है, ये बात मेंशन करेगी ना, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर हस्तांतरित है और प्रत्यक्ष कर गैर हस्तांतरित है। चल आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए एक एक टैक्स आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये स्लाइड के माध्यम से। इसको एक प्रकार से बोला गया है कि भाई ये एक ऐसा कर कहलाएगा जो इसका मतलब डबल टैक्सिंग कह सकते हैं इसको, या डबल टैक्सिंग कैसे होगा ये भी जानने की जरूरत करते हैं ना। तो देखिए बोला गया है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली जीएसटी के बारे में भारत बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जीएसटी की सबसे पहली बार
जो इम्प्लीमेंटेशन करने की बात करी गई थी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वो 1954 में की गई थी, ठीक है ना, फ्रांस के द्वारा पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो 1954 में फ्रांस में, यानी कि 1954 में फ्रांस के द्वारा पहली बार कर को लगाने की बात करी गई थी, यानी कि इस प्रकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। और धीरे धीरे भारत ने भी कहने के इसको लगाने की डिस्कशन किया, क्योंकि भारत भी कहने के आगे रहा करों के मामले में। आज के सिस्टम में अगर देखा जाए वर्तमान में, करों के संबंध में सबसे ज्यादा टफेस्ट कर की प्रणाली जो है वो भारत की है, यानी कि इंडिया में टैक्सेस के मामले में बहुत सारे कर लगते हैं, जिसमें से जीएसटी को भी फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया आपका 1 जुलाई 2017 से। तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने गुड्स सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट करने की कवायद रखी थी, आप लोग को ये मालूम होना चाहिए। और भारत में जब ये बात शुरू हुई थी ना, ये बात भारत में जब शुरू हुई थी, तो 2000, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ नोट करके इस जगह पर, 2003 में कर रहा है ना, मैं यहाँ पे और थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। विजय एल केलकर, विजय एल केलकर, इसको फाइनली बोला जाता है बच्चों केलकर कमेटी ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं केलकर कमेटी भी बोलते हैं ना, विजय एल केलकर, केलकर कमेटी इसको बोलते हैं, विजय एल केलकर। इनकी सिफारिश में 2004 में, यानी कि 2003 में एक कमेटी बनी थी, विजय एल केलकर कमेटी। और विजय केलकर, आपको बता दूं कि पहले ये आपके फाइनेंस कमीशन के प्रमुख भी रह चुके हैं, और ये 12वें फाइनेंस कमीशन के प्रमुख रह चुके हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उस टाइम पे 28% टैक्स का स्लैब था राज्यों के लिए। विजय एल केलकर साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इन्होंने फिलहाल 2003 में विजय एल केलकर कमेटी की सिफारिश करी गई थी, और सिफारिश करने के बाद 2004 में, यानी कि 2004 में, है ना, याद रखिएगा 2004 में जीएसटी मॉडल बनाया गया था। 2004 में जीएसटी मॉडल बनाने की बात करी गई थी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मॉडल बनाने की बात करेगी। अब हुआ क्या था कि भाई उसके पहले देखा जाए तो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, है ना, वैट, ये सब चीजें चल रही थी, क्योंकि भारत में 2005 में, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि 2005 में भारत में वैट को इंट्रो किया था। कौन से राज्य के द्वारा किया गया था बच्चों, ये आंसर आएगा हरियाणा, यानी कि हरियाणा में सबसे पहली बार वैट को लगाया गया था भारत में 2005 में। जबकि वैट की भी शुरुआत विश्व में सबसे पहली बार करी गई थी वो फ्रांस में करी गई थी, है ना। यहाँ पे अगर वैट की बात करें तो फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, फर्स्ट कंट्री जो है, पहला देश जो है, जो वैट के बारे में जाना जाता है बच्चों, वैट के बारे में जैसे कौन सा कंट्री है, सबसे पहली बार वैट लगाया गया था फर्स्ट टाइम, तो बच्चों जर्मनी में लगाया गया था। पहली बार इस कंट्री ने वैट लगाया था वो कंट्री बच्चों जर्मनी है। और अगर सफलतापूर्वक अगर वैट लगाया गया था किसी के द्वारा, तो बच्चों याद रखिएगा सक्सेसफुली अगर बात करते हैं, तो बच्चों आंसर आएगा आपका फ्रांस। तो वैट को कौन से कंट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जर्मनी, ठीक है। लेकिन सफलतापूर्वक वैट लगाने वाला कौन सा देश है, तो इसका जवाब आएगा आपका फ्रांस। और कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, तो मैं आपको यहाँ पे लगा बता दे रहा हूँ कि इसके लिए वैट के लिए अगर बात यहाँ पे करते हैं, वैट के लिए वैल्यू एडेड टैक्सेस को बोलते वैल्यू एडेड टैक्स, वैट बोलते हैं। वैट के लिए क्लास बोला जाएगा यहाँ पर आपका एफ वॉन सीमेंस, एफ वॉन सीमेंस वाज द फाउंडर ऑफ वैट। तो मैं वैट पे यहाँ पे क्यों इसलिए बोला हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार वैट लगाती है, ठीक है ना, और भी कर लगाते हैं जिसमें सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह होता है, ठीक है ना। क्लास क्या होता है कि वैसे देखा है तो यहाँ पर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना, ये जो आपके कर है ना चार प्रकार के, ये चारों प्रकार के कर केंद्र सरकार के कर हैं, है ना। माफी चाहूंगा कि ये चारों प्रकार के कर कैसे हैं, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर कहलाएंगे। राज्य सरकार के पास तो वैट आएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स आएगा, एडवर्टीजमेंट टैक्स आएगा, है ना, इस प्रकार के कर आते हैं। तो केंद्र सरकार सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह लगा रही थी गुड्स की सर्विस पे, और इसके अलावा राज्य सरकार भी वैट को लगा चुकी 2005 में। मतलब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कर की प्रणाली काफी तक ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से थी, कि राज्य अपनी तरीके से लगा रहा कर और केंद्र अपनी तरीके से लगा रहा कर, तो कोई एक प्रकार का यूनिक कर नहीं था। तो वैट एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट में था,
लेकिन 2003 में क्या किया गया कि जीएसटी के बारे में सोचा गया कि भाई एक टैक्स और एक नेशंस के बारे में फोकस किया जाए, जो केंद्र से राज्यों की तरफ एक ही कर की प्रणाली को फॉलो किया जाए। तो 2003 से इसको कमेटी को रिस्पॉन्ड किया गया था, 4 में जीएसटी मॉडल बनाया गया था। लेकिन अगर एक ही प्रकार का कर लग जाएगा राज्यों में, जिससे राज्यों की करों की कमाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मतलब हो जाएगा राज्य इन प्रकार के करों को फिलहाल डिक्लाइन कर रहे थे। मतलब हो जाएगा कि ये बोले थे राज्य कि भाई हमें नहीं चाहिए जीएसटी। तो सरकार ने राज्यों पर प्रेशर किया, 2006 हुआ, ठीक है, 2010 भी हो गया, 2014 में सरकार बदल दी जा करके, यानी कि सरकार भी बदली कांग्रेस होकर के, फिर बीजेपी सरकार अपनी पावर में। तो मतलब हो जाएगा कि 2004 से लेकर के 2014 तक जीएसटी के बारे में स्ट्रगल चल रहा था। 14 के बाद फिर जीएसटी को और आगे मतलब फोकस किया गया, और 2017 में फाइनली आसाम से, यानी कि कौन से ऐसे राज्य से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी को। जीएसटी को कहां से इम्प्लीमेंट किया गया था, आसाम से, है ना, आसाम से लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आसाम में इम्प्लीमेंट हुआ। इन विच स्टेट जीएसटी वाज इम्प्लीमेंट, तो इसका जवाब आएगा आसाम से। 2017 में आसाम से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात मेंशन करी गई। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जब ये जीएसटी लागू हो गया तो वर्तमान की जो सरकार है वो काफी ज्यादा मतलब खुश थी कि भाई भाई कर के मामले में एक नया मॉडल भारत में लगा दिया गया। तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि भाई कुल 5 प्रकार के स्लैब बनाए गए थे, 5, 12, 18 और 28, 4 बनाए गए शुरू में। लेकिन लोगों के मतलब तमाम सारे आंदोलन भी तो उस टाइम पे थे कि भाई इसको लगाने से कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ जगहों पे कर 0 हो जाएंगे, कुछ जगहों पे कर अगर मान लीजिए 18% है तो 5 भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर करों का लेवल कहीं ना कहीं एक यूनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो कर को बचने के संबंध में कहीं ना कहीं एक और स्लैब बनाया गया जिसको 0 बोला गया। वर्तमान में इसके जो स्लैब है 0, 5, 12, 18 और 28, ये कुल 5 प्रकार के स्लैब हैं। कुछ ऐसी भी गुड्स होती है जिनमें कोई भी सरकार टैक्स नहीं लेती ना, ये चीज है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी कर सरकार नहीं लेती, ठीक है ना, ये चीज है। मिल्क की बात करते हैं, मिल्क में कोई भी कर यहाँ पे नहीं सरकार लेती है। 0, 5, 12, 18, अगर जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को अगर फ्रेग्रेंस वाली चीजें अगरबत्ती लेनी तो 5% टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर मान लीजिए किचन का आइटम्स है, ठीक है ना, तो उसमें 12% लगता है। इसके ऊपर अगर मान लीजिए कुछ और आइटम्स है जिसमें 18% होता है। ठीक है, फिर अगर लग्जरियस गुड्स की बात करते हैं, जैसे एसी हुआ आपका, तो उसमें लगेगा 28% टैक्स लगेगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वास्ट टैक्स कहलाएगा, एक विस्तृत टैक्स है, जिसके बारे में विजय एल केलकर कमेटी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और आपको बता दें क्लास की जीएसटी के बारे में कॉन्सेप्ट जो सबसे पहली बार अप्रोच किया गया था वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। बंगाल में कोई एक लेक्चर चल रहा होगा, सेशन चल रहा होगा, उस सेशन में उन्होंने बोला हुआ था कि भाई एक ऐसा करा है जो फिलहाल केंद्र और राज्यों के बीच में पैरेलल टैक्स चले, है ना, ये चीज है, एक समान टैक्स की बात करी जाए, ठीक है ना। तो ये चीज बोला गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसका कहीं ना कहीं मतलब इसका नाम पहली बार जिक्र किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। और इसके बाद फिर जीएसटी मॉडल बनाने के बारे में बात करी गई थी विजय एल केलकर कमेटी की सिफारिश पे। कौन से ऐसे कंट्री में सबसे पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था, फ्रांस आएगा। और भारत में वैल्यू एडेड टैक्स की अगर बात करते हैं कौन से राज्य के द्वारा लागू किया गया था, इसका जवाब आएगा हरियाणा। वैल्यू एडेड टैक्स हमेशा राज्य ही लगाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा कौन से ऐसे पर्सन ने पहली बार वैट को इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में, उसका आंसर आएगा F1 सीमेंस, है ना। और किस कंट्री के द्वारा सफलतापूर्वक पहली बार वैट लगाया गया था, उसका जवाब आ जाएगा बच्चों यहाँ पर फ्रांस इज द कंट्री वेयर द सक्सेसफुली वैट इंप्लीमेंटेड एंड नेम ऑफ द इंट्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वैल्यू टैक्स दैट इज द जर्मनी, राइट, ये चीज थी। दूसरी बात हो जाएगा क्लास ये कि जीएसटी के बारे में कुल यहाँ पर जो स्लैब दिए गए, ठीक है ना, जिसमें से 5 स्लैब दिए गए, लेकिन जीएसटी के जो अभी डिविजन्स दिए गए कुल 3 डिविजन्स होते हैं। इस बात को भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, जिसमें से आईजीएसटी, सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी, कुल ये डिविजन्स कहीं ना कहीं जीएसटी के बारे में मेंशन किए गए। जिसमें से अगर बात करता हूँ तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये, और ये आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये, और ये आपका यूनियन टेरिटरीज के मामले में यानी कि जो भी यूटीज हैं के मामले में आपका ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, आईजीएसटी जिसको बोला गया। आईजीएसटी एक ऐसा कर कहलाएगा जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला करके इंटीग्रेट करने की बात करेगी, दैट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक प्रश्न आपसे भी है कि क्या पेट्रोल, डीजल और टोबैको
जो होगा, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, टोबैको और एल्कोहल, क्या इनमें भी लगता है जीएसटी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर बताइएगा क्या इनमें जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है ना। और आई होप ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ समय बाद बताऊंगा कि क्या इनमें लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है ना। पेट्रोल, डीजल, टोबैको प्रोडक्ट एंड एल्कोहल में क्या जीएसटी लगता है कि नहीं लगता, आप लोग को इसका आंसर देना है। और क्या इसमें वैट लगता है ये आपको बताना है, कौन लगाता है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं ये कम हो सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। और इसका आंसर मैं बता दूंगा। तो आसाम एक ऐसा राज्य कहलाया गया जहां पे सबसे पहली बार इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात यहाँ पे करेगी, गैर कर राजस्व के अंतर्गत बात करेगी। तो गैर कर राजस्व के संबंध में जैसे ब्याज है, लाभांश है, शुल्क है, जुर्माना है ना। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, जो आपका ये बजट का एक नहीं स्ट्रक्चर था, बजट के कंपोनेंट थे, उसमें आपको समझा दिया था मैंने प्रॉपर कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में किस चीज की बात करेगी। जाहिर सी बात है कि इसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स, ये सब किसमें आएंगे, सरकार के गैर कर राजस्व के एक सोर्सेज कहलाएंगे, जिसमें बगैर कर के ही इनकम सरकार को प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि सरकार का कैपिटल रिसिप्ट के क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में बच्चों याद रखिएगा कि दो प्रकार के यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट करिएंगे, जिसमें से नॉन डेप्ट मतलब हो जाएगा बगैर कर्ज के या बगैर मतलब लोन के एक प्रकार से रिसिप्ट है, और यहाँ पे बोला गया क्लास ये डेप्ट रिसिप्ट है ना। तो देखते हैं क्लास यहाँ पर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे बोला गया नॉन डेप्ट रिसिप्ट में सरकार रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांस, मतलब हो जाएगा ये कि नॉन डेप्ट में सरकार क्या करती है कि अल्प समय के लिए आरबीआई से पैसा लेती है, एक ओवरड्राफ्ट लेती है, ठीक है ना। और मिसलिनियस कैपिटल रिसिप्ट जिसकी बात करते हैं, एक कुछ विभिन्न मामलों से भी सरकार को इनकम प्राप्त होती है। डेप्ट कैपिटल की बात करते हैं, डेप्ट रिसिप्ट की बात करते हैं, मार्केट लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अच्छा, मार्केट लोन्स का मतलब समझते हो बच्चों क्या होते हैं, जो सरकार बॉन्ड है ना, या इसको बोला जाएगा सिक्योरिटीज के माध्यम से बोरो करती है आम जनता से, इसको बोला जाएगा डेप्ट रिसिप्ट, है ना। इसमें से बोला गया इसमें कि बाईबैक सिक्योरिटीज, स्टेट प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, एंड सिक्योरिटीज इश्यू अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, मतलब हो जाएगा स्मॉल सेविंग्स के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज को जारी की गई। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपका, जैसे सरकार एमएससी जारी करती है ना, केबीपी जारी करती है, पीपीएफ जारी करती है, ये सारा इसमें एग्जाम्पल कहलाएगा। एक्सटर्नल असिस्टेंट नेट, ये भी सरकार का नॉन डेप्ट में कहलाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का मतलब हो जाएगा एक ऐसी बोरोविंग्स जिसमें सरकार जैसे ही आपका ये जारी करती सरकार का एक इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है। ट्रेजरी बिल के माध्यम से सरकार क्या करती है बच्चों, इनकम अर्न करती है ट्रेजरी बिल के माध्यम से, ठीक है ना। तो जो ट्रेजरी बिल के माध्यम से अर्निंग्स होगी वो भी किसमें आएगा बच्चों, आपका डेप्ट रिसिप्ट में मेंशन किया जाएगा। तो ये सारी सरकार की इनकम होती है, यानी सरकार की इनकम के लिए नॉन डेप्ट और डेप्ट रिसिप्ट होती है दो प्रकार की, ठीक है ना, याद रखिएगा। नॉन डेप्ट में रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, यानी सरकार कहने के लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में पैसा ले सकती है। एंड इसके अलावा मिसलिनियस कैपिटल भी होती है। डेप्ट रिसिप्ट में सिक्योरिटीज और बॉन्ड के माध्यम से जो भी इनकम आएगी वो आपका कर्ज वाली रिसिप्ट कहलाएगी, कर्ज वाली प्राप्ति कहलाएंगी। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर दो प्रकार की चीजें बताई गई हैं, मैं इसको ब्रीफिंग तरीके से आपको बता दूंगा। बजट की कार्रवाई में एक धन विधेयक की बात होती है। धन विधेयक एक्चुअली क्या होता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद संख्या 110 में इसमें मेंशन किया गया किसी भी प्रकार का एक ऐसा पैसा जो राज्य कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए और ऐसा सा पैसा खर्च करना है, जिसमें से स्कूल्स बनने हैं, कुछ सड़कें बननी है, तो एक एक्स्ट्रा प्रोविजन यानी कि आर्टिकल संख्या 110 के अंतर्गत एक मसौदा तैयार किया गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। इस डॉक्यूमेंट को फाइनली लोकसभा में जारी किया गया। लोकसभा में जारी करने के बाद जो भी वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो लोकसभा के मेंबर्स इसको मतलब इसको वोट देंगे कि जारी किया जाए ना जारी किया जाए। इसका अंतिम जो लोकसभा के अंदर जो इसको अप्रूवल देगा वो लोकसभा के स्पीकर देगा, और फिर इसके बाद इस धन विधेयक को राज्यसभा में जारी जारी किया जाएगा। और राज्यसभा में इसमें कोई भी इसका चेंजेस नहीं कर सकते इस प्रकार के विधेयक में। 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा राज्यसभा से और पहुंचेगा बच्चों यहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको फाइनली क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद वो सारा पैसा संविधान के अनुच्छेद संख्या 266 फर्स्ट के अंतर्गत फिलहाल ये संचित खाते में
से निकाल लिया जाएगा और पैसा फाइनली ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा। इस प्रकार के विधेयक को बोला जाएगा बच्चों धन विधेयक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल संख्या 110 में मेंशन किया गया। किस जगह इसको जारी करते? इसका जवाब क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा आपका लोकसभा में जारी करते हैं। धन विधेयक का अंतिम अनुमोदन कौन देता है? इसका जवाब क्या आएगा? राष्ट्रपति इसका अंतिम अनुमोदन देते हैं, ठीक है ना। लोकसभा से कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में। कितने दिन के बाद अप्रूवल मिलेगा? 14 दिन के बाद, ठीक है ना। बात याद रखिएगा, ठीक है। जो भी आपके फाइनेंशियल बिल होते हैं, धन विधेयक को इंप्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे फाइनेंशियल बिल बनाने पड़ते हैं, जिसको आर्टिकल संख्या 117 में मेंशन किया गया है। और इस फाइनेंशियल बिल को भी लोकसभा में ही क्या होता है क्लास बच्चों? लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज है। तो इन दोनों में देखिए अंतर मेंशन किया गया। आर्टिकल संख्या 117 में आपका फाइनेंशियल बिल मेंशन किया गया, आर्टिकल संख्या 110 में आपका ये धन विधेयक को मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति के समक्ष इन प्रकार के बिलों को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। 14 दिन की स्वीकृति के बाद, है ना। दोनों आर्टिकल्स आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल संख्या 110 में धन विधेयक, आर्टिकल संख्या 117 में वित्त विधेयक की बात करेगी। अब फिर इसके बाद क्लास क्या क्या है बच्चे यहाँ पर? जैसे कुछ चीजें देखिए, होता क्या है कि फाइनेंशियल बिल के बारे में कुछ डेटा आप पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। एक प्रकार का सामान्य विधेयक कहलाएगा जो वित्त विधेयक के रूप में कार्य करेगा धन विधेयक के को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो लिखा है इसमें कि कुछ मानदंड निर्धारित करने के लिए कोई विधेयक धन विधेयक है यदि वह निम्नलिखित में से संबंधित है। संघ या राज्य स्तर पर किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय, यानी सम क्राइटेरिया डिटरमाइन द वेदर बिल्स इज मनी बिल और रिलेटेड द फॉलोइंग इंपोजिशन, एवोल्यूशन, एग्जाम्पशन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एक बार लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद ये एक सामान्य विधेयक के समान होता है। इस प्रकार राज्यसभा के पास इसे अस्वीकार करने की शक्तियां हैं। इस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। मतलब ये कि क्या राज्यसभा में धन विधेयक को चेंज करने की शक्तियां हैं क्या? तो शक्तियां नहीं है। लेकिन जो भी आपका वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक में चेंज करने के लिए राज्यसभा के पास शक्तियां होती हैं, है ना। ये एक बड़ा अंतर कहलाएगा, यानी कि वित्त विधेयक में चेंजेस कर सकता कौन? राज्यसभा, है ना। ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बताएगी, इसमें आर्टिकल्स की बात करेगी। एक्चुअली बजट की प्रक्रिया में 3 बड़े ऐसे फंड को फोकस करती है सरकार, जिसमें से ये जो फंड आपको दिए गए, जिसमें से आर्टिकल संख्या 66 की बात करेगी, आर्टिकल संख्या 267 की बात करेगी, आर्टिकल संख्या 266 सेकंड की बात करेगी। एक्चुअली 266 फर्स्ट में सरकार की एक समेकित निधि आएगी जिसको बोला जाएगा संचित खाता, है ना। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये लिखा है बच्चों, ये संचित खाता। और ये जो क्लास यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको बोला गया आकस्मिक खाता। सरकार का आकस्मिक खाता कहलाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार के खातों को बोला जाएगा सरकार का सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक खाता ना। देखिए क्लास क्या होता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संचित खाता वो खाता कहलाएगा जिसमें सरकार के समस्त आय और व्यय का ब्यौरा मेंशन होता है, ठीक है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर का समस्त ब्यौरा जो मेंशन होता है वो संचित खाते से होता है। किसी भी प्रकार का पैसा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लोकसभा में अप्रूवल कराने की बात करी जा रही है, और ये पैसा फाइनली वित्त मंत्रालय तभी निकालेगा जब लोकसभा से और राष्ट्रपति से इसकी अप्रूवल होगी। मतलब हो जाएगा ये कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लोकसभा से अनुमति अनिवार्य, मतलब पूरी संसद से ना, ये कहा जाएगा संसद से अनुमति की अनिवार्य होगी अगर पैसा संचित खाते से बोरो किया जा रहा है। संचित खाता सरकार का एक बड़ा अकाउंट कहलाएगा जिसमें सरकार की समस्त इनकम, यानी कि सरकार का समस्त राजस्व और पूंजी खाते की सभी प्राप्तियां और सभी व्ययों का ये अधिकार कहलाएगा किसके पास? संचित खाते में। कंटीजेंसी फंड आर्टिकल संख्या 267 में मेंशन किया गया। इसमें क्लास याद रखिएगा कि इस प्रकार की आवश्यकताओं के इमरजेंसी जरूरत पर राष्ट्रपति के निपटान में रखते हैं। मतलब इस पूरे खाते की जिम्मेदारी जो होती है आकस्मिक खाते की, तो राष्ट्रपति के संज्ञान पे होती है। किसी भी आकस्मिक, किसी भी प्रकार के आकस्मिक समय पर अगर मान लीजिए पैसा जरूरत पड़ रहा है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से पैसा संचित खाते से निकाला जाएगा और कंटीजेंसी खाते से निकाला जाएगा, यानी कि आकस्मिक खाते से निकाला जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे राष्ट्रपति कहीं अन्य कंट्री में विजिट करने पर है, तो फिलहाल ये पैसा आकस्मिक निधि से निकाल दिया जाएगा और राष्ट्रपति इसका फाइनली अप्रूवल बाद में भी दे सकते हैं। तो आकस्मिक खाता वो खाता कहलाएगा जिसमें पैसा कुल मिलाकर के रिजर्व सरकार रखती है। वर्तमान के समय में जो आकस्मिक खाता है बच्चों, वो याद रखिएगा सरकार रिजर्व कर रही है 500 करोड़ रुपए। लेकिन
एक बजट 2021-22 के बजट में, यानी कि 21-22 के बजट में ये प्रपोजल किया गया, मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूँ, ये प्रपोजल किया गया कि अमाउंट फिलहाल होना चाहिए 30,000 करोड़ रुपए। देखिए 21-22 के बजट में ये प्रपोजल दिया गया कि संचित खाते में अमाउंट 30,000 करोड़ रुपए तक का अनिवार्य बताया गया, ऐसा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। वर्तमान में जो भी आपका ये आकस्मिक खाता है उसमें कुल पैसा कितना बच्चों, 500 करोड़ रुपए। पहले कभी इसमें अमाउंट 50 करोड़ रुपए रिजर्व रखने की बात चलती थी, लेकिन संविधान के 87 अमेंडमेंट में इस आकस्मिक खाता में अमाउंट को 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस खाते का मालिकाना हक राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि इसके पहले मैंने चर्चा करी थी संचित खाते की, संचित खाते का मालिकाना हक होता है संसद के पास, है ना। दो प्रकार के खाते मैंने आपको बता दिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछिए अगर कि संचित खाते में जो कमाई आएगी, इनकम आएगी, वो कहाँ से आएगी, सरकार फाइन पेनल्टी ट्रेजरी बिल के माध्यम से इनकम अर्न करेगी, ठीक है ना। कहाँ कहाँ खर्च करेगी, सरकार की बहुत सारी मशीनरीज है, जिसमें से राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, उपराष्ट्र का वेतन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वेतन, कैग वाले अंकल का वेतन, ठीक है ना। ऐसे बड़े बड़े पोस्ट में जो भी पैसा खर्च होगा, सरकारी वेतन जो भी पे करना पड़ेगा, वो सब आपका संचित खाते में आता है। अब आगे बोला गया क्लास, यहाँ पर पब्लिक अकाउंट बोला गया। पब्लिक अकाउंट एक ऐसा खाता कहलाएगा जो संविधान के आर्टिकल संख्या 266 सेकेंड में मेंशन किया गया। इस ऐसे खाते में सरकार आम जनता से बोलेगी कि आप चाहो तो हमारे पास पैसा निवेश कर सकते हो सार्वजनिक प्रतिभूतियों में, जिसमें से सार्वजनिक प्रतिभूतियों का मतलब हो जाएगा जो सूक्ष्म बचतें होती है, जिसमें एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, ठीक है ना, एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, है ना, एपीएफ अटल पेंशन योजना, ऐसी बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स के माध्यम से आम जनता पैसा सरकार को देती, ठीक है ना। और सरकार अपने पास पैसा ये रखती है। जब भी अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को, जिसने सिक्योरिटीज को परचेस किया हुआ है पोस्ट ऑफिस से, है ना, इनको अगर जरूरत पड़ती है तो वो सरकार से अनुमति लेने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो उसको प्रीमेच्योर भी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, है ना, जो भी इसकी सर्कमस्टांसेस होती हैं प्रीमेच्योर कराने का। तो सार्वजनिक खाते से पैसा बोरो करने के लिए फिलहाल सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये जनता का पैसा, जनता कभी भी पैसा ही ले सकती है। तो बजट में कुल मिलाकर याद रखिएगा बच्चों, तीन ऐसे प्रकार के फंड की बात करेंगे। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल संख्या 266 फर्स्ट में, एंड कंटीजेंसी फंड आर्टिकल संख्या 267 में, एंड जो भी आपका पब्लिक अकाउंट है वो आर्टिकल संख्या 266 सेकंड में मेंशन किया गया है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। चले अब देखिए आगे यहाँ पे डेटा बोला गया, यहाँ पर क्लास फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेगी, वित्त आयोग के बारे में, इसके बारे में भी चर्चा करके फाइनली मैं अपने बजट के इस सेशन को फिनिश करूंगा। और न्यू बजट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जब न्यू बजट यानी कि जो अभी रिसेंटली अंतरिम बजट आया था उसके बारे में भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, और टैक्स रिजिम की बात भी उसी में करेंगे। एक्चुअली लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, फाइनेंस कमीशन एक ऐसा आयोग कहलाएगा जिसमें केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 22 नवंबर 1951 को पहली बार केंद्र और राज्यों में जो भी टैक्सेस का बंटवारा है या केंद्र से राज्यों की तरफ कोई अगर सहायता है, वित्तीय सहायता, उसको मुहैया कराने के लिए केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर पहली बार 22 नवंबर को वित्त आयोग का फॉर्मेशन किया गया था। और भारतीय संविधान में प्रारंभ होने के 2 वर्ष बाद ही 5 वर्ष में राष्ट्रपति को भारत के वित्त आयोग का गठन करना होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहली बार 22 नवंबर 1951 में गठन किया गया था वित्त आयोग का। अब ये जो वित्त आयोग का गठन किया गया उसका कारण क्या मैंने आपको समझा दिया है। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय जो भी रिलेशंस होता है उनको मेंटेन करने के लिए ऐसा ऐसा किया गया है, ठीक है। बोला गया यहाँ पर कि संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण के बीच विभाजित किया जाना हो सकता है कि और ऐसी आय के संबंध में शेयरों राज्यों के बीच में आवंटन, ठीक है ना। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने के लिए भी शक्ति प्रोवाइड करता है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। तो पहला वित्त आयोग क्लास याद रखिएगा केसी नियोगी की अंतर्गत रखा गया था। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके प्रमुख बच्चे याद रखिएगा मिस्टर नंद किशोर सिंह है, इनका नाम है एनके सिंह, यानी कि ये अंकल परगड़िया साहब है, ठीक है, नंद किशोर एनके सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के प्रमुख है जो वर्तमान में चल रहा है। इसका कार्यकाल 21-22 से 25-26 चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इस फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 1 वर्ष एक्सटेंड किया गया था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऐसा किया गया था, ठीक है। कुल वर्तमान में केंद्र से राज्यों के बीच में 15वें वित्त आयोग में याद रखिए बच्चों
41% अमाउंट को सैंक्शन किया गया केंद्र से राज्यों के बीच में वित्तीय सहायता के लिए 15वें वित्त आयोग में, जिसमें से 41 के अलावा, ठीक है ना, 41 के अलावा 1% यानी कि 1% पैसा और भी दिए गए। हेलो।